दोस्तों, लिखावट के इस कविता मुंबई की 14वीं कड़ी में आप सबका स्वागत है। हमारे साथ जुड़ गए हैं वरिष्ठ कवि हृदय मयंक जी, बांदा से जवाहरलाल जलद जी, मुंबई से कवि अनिल मिश्र जी और आज के आमंत्रित 3 कवि भाग्यश्री वर्मा जी, अनीता ठक्कर जी और मार्कंडे त्रिपाठी जी। लिखावट दिल्ली स्थित संस्था है जो पिछले कई वर्षों से, यानी कि 1988 में इसकी स्थापना हुई थी, तब से यह कविता को लेकर के यह संस्था सक्रिय है। और कोरोना के समय में ये ऑनलाइन पर अब काम हो रहा है। कोरोना अब खत्म हो रहा है तो धीरे धीरे हम लोग ऑफलाइन भी होंगे, फिलहाल ऑनलाइन ही चल रहे हैं। बीच में यह विचार बना कि हम लोग शहरों में कवियों की तलाश करें, तो हमने कई शहरों में अ, शहर के नाम से ये प्रोग्राम बनाया और अभी कविता मुंबई है जो आज 14वीं कड़ी उसकी आज संपन्न होने जा रही है। ये बहुत सफल प्रोग्राम है। 13वीं कड़ी को अभी तक 400 लोगों ने सुना है। अब कविता के लिए 400 बहुत है। इसकी अपेक्षा समकालीन कवि नहीं रखते कि उनकी कविताएं हजारों में देखी जाए, सुनी जाए, लाखों में देखी जाए, सुनी जाए। लेकिन 400 से हमें प्रफुल्लित भी नहीं होना है। 150 करोड़ के देश में 400 लोग कविता सुने एक प्रोग्राम में, वो काफी नहीं है। इसे हमें हजारों में ले जाना है, लाखों में ले जाना है, और यही मकसद है लिखावट का। तो आप लोग आज कविताएं पढ़ेंगे और आपको सानिध्य मिला है कवि अनिल मिश्र जी का, और हृदय मयंक जी हैं, और आप दोनों आपकी कविताओं पर या आप लोगों के बहाने आज की कविता पर ये दोनों लोग अपनी टिप्पणी भी करेंगे। आज का मॉडरेशन करेंगे हमारे मित्र कवि और आलोचक प्रशांत जैन। प्रशांत जैन इसकी विधिवत शुरुआत करें, इसके पहले मैं आप लोगों को एक सूचना देना चाहता हूं। शायद आप लोग जानते होंगे, उत्तर प्रदेश के लखनऊ शहर से ये सरकार की एक पत्रिका उत्तर प्रदेश वर्षों से प्रकाशित हो रही है, और इसका ताजा अंक आया है जो कि जब्त शुदा साहित्य विशेषांक है, जो आज़ादी के दौरान, आज़ादी की लड़ाई के दौरान जो कविताएं, कहानियां, लेख, फोटो और तरह तरह की चीज़ों को, साहित्यिक चीज़ों को जो अंग्रेजों ने जब्त कर लिया था, उस पर आधारित ये विशेषांक है, शोधपरक है, और बहुत ही सूचनाएं उसमें हैं एक जगह। तो अगर आप लोगों को रुचि जगे तो वो उस पत्रिका को आप लोग मंगा सकते हैं। विजय राय जी ने संपर्क के लिए एक नंबर दिया है, 2 नंबर दिया है, जो मैंने
लिखावट के व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर किया है। तो उस नंबर पर फोन करके इस पत्रिका, जिसका मूल्य है 100 रुपए, अगर आप लोग उसको मंगा के पढ़ेंगे तो हम लोग इस पत्रिका के इस विशेषांक पर जब्तशुदा एक हम लोग प्रोग्राम कर सकते हैं। तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ प्रशांत जैन को आमंत्रित करता हूं कि इस गोष्ठी का विधिवत संचालन करें, आगे बढ़ाएं। शुक्रिया प्रशांत जी, शुक्रिया मिथिलेश श्रीवास्तव सर। मेरा ख्याल है कि स्थापना के बारे में बताना रह गया है। 1989 में लिखावट की स्थापना की थी। रघुवीर सहाय जी और मंगलेश डबराल जी और खुद मिथिलेश श्रीवास्तव जी वहां पर थे और आज वो चला रहे हैं। मैं एक बार फिर स्वागत करता हूं सारे कवियों का और हमारे वरिष्ठ जो यहाँ मौजूद हैं, आदरणीय अनिल मिश्र जी, आदरणीय हृदयेश मयंक जी, आदरणीय जलद जी। शुरुआत हम करेंगे कविता पाठ का अनीता जी से। स्वागत है अनीता जी। थोड़ा परिचय मैं आपका दे दूं। डॉक्टर अनीता विजय ठक्कर, कई बार अनीता त्रिपाठी ठक्कर भी लिखती हैं। जी, आप मुंबई में ही आपका जन्म हुआ। सारी पढ़ाई आपकी मुंबई यूनिवर्सिटी में हुई। एमए हिंदी और पीएचडी आपने किया है। कुछ प्रकाशन आपके हैं। देखिए, एक खास बात मैंने देखी आपके प्रोफाइल में कि हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार के लिए आप बहुत सक्रिय रही हैं, न सिर्फ भारत में बल्कि विदेशों में भी। और इसी विषय पर आपने किताब भी लिखी है, हिंदी हिंदी की प्रचार संस्थाएं, स्वरूप और इतिहास। और आपकी बहुत सी कहानियां, लेख, कविताएं पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित होते आ रहे हैं। और विभिन्न राज्यों में हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए जो भी प्रकल्प होते हैं, उनका भी एक तरह से मार्गदर्शन या सुपरविजन या फिर एक्सपर्ट लेक्चर, सेमिनार वगैरह वो जो आयोजित करते हैं, वो बाकायदा आप डिलीवर करती हैं। और विदेशों में भी आप इस विषय पर अपना अनुभव लेक्चर्स के तौर पर शेयर करती हैं संस्थाओं के साथ। हिंदी के प्रचार प्रसार प्रसार के लिए आपने सिंगापुर, थाईलैंड, बर्मा, दक्षिण अफ्रीका आदि देशों की यात्राएं की हैं। एक और आपका कंट्रीब्यूशन है कि जिन भाषाओं और बोलियों में लिपि नहीं है उनकी खुद की, उसमें देवनागरी किस तरह से उपयोग हो सकती है। इस पर आप थोड़ा बताइएगा परिचय के बाद में और कविता पाठ के पहले। और ये आपको कुछ सम्मान मिले हैं झारखंडी एकता संघ द्वारा महिला दिवस पर। 2011 में आप सम्मानित की गई और इसके अलावा और भी कुछ सम्मान आपको हासिल हैं। मुद्रणाधीन पुस्तक आपकी है, कहानी संग्रह आपका आने वाला है। आपका बहुत ही विस्तृत बायोडाटा है, इसमें से मैं चुन चुन के कुछ चीजें मैंने बताई। कोई जरूरी चीज छूट गई हो तो एक्चुअली सॉर्ट आउट करके बताना थोड़ा मुश्किल होता है। तो अनीता जी, ये देवनागरी की लिपि की उपयुक्तता के बारे में आप कुछ कहें। जी नमस्कार। देवनागरी लिपि जो है संस्कृत से निकली हुई। अब जैसे कि बहुत सारी भाषाएं हैं जिनकी अपनी लिपि नहीं है। अब हमारे यहाँ पर आप देख लीजिए तो जो नॉर्थ ईस्ट है, मणिपुर आ गया, त्रिपुरा आ गया, जो हमारी 7 राज्य हैं। अब इनके अगर रचनाओं को पढ़ना है, हम जो है देवनागरी लिपि का जो है इस्तेमाल कर सकते हैं। अब जैसे हम व्हाट्सएप वगैरह पर हिंदी को इंग्लिश में लोग लिखते जा रहे हैं, तो उसी तरह से हम दूसरी भाषाओं को जो है देवनागरी लिपि में लिखें तो बहुत सारी बातें जो है वो जन जन तक पहुंचेंगी। तो विनोबा भावे जी ने जो है इसको शुरुआत की थी। और अब जब हम एनईपी की बात कर रहे हैं, न्यू एजुकेशन पॉलिसी की बात कर रहे हैं और भारत का नवोत्कर्ष करना चाहते हैं, तो ऐसे में देवनागरी लिपि जो है उसका परचम जो है वो पूरे विश्व में लहराना चाहिए। जी, बहुत बढ़िया। और मैंने कुछ मिस किया था, आकाशवाणी दूरदर्शन पर आपने अनेक बार कविता पाठ किया है।
और ठाणे संगम एक टीवी धारावाहिक की आप सूत्रधार और संचालक भी रही हैं। अनीता जी, कविता पाठ शुरू करें। स्वागत है आपका, 10 मिनट का समय है जी। लिखावट साहित्य और विचार की संस्था के प्रति मैं हार्दिक कृतज्ञता ज्ञापित करती हूँ कि मुझे काव्य पाठ का यहाँ अवसर दिया गया। आदरणीय हृदेश मयंक जी को प्रणाम करती हूँ। प्रशांत जैन जी, मिथिलेश श्रीवास्तव जी, अनिल मिश्र जी, जवाहरलाल जलद जी, आप सभी को अभिवादन करते हुए मैं अपनी कविता सुनाने जा रही हूँ। बरसात का मौसम है, शुरुआत इसी से करती हूँ। मेरी कविता का शीर्षक है साहब की औलाद। ध्यान दीजिएगा, साहब की औलाद। सड़क के उस पार बरसात का मजा लेता लड़का डाल रहा था मुट्ठी भर भर नमक केचुओं पर। सड़क के उस पार बरसात का मजा लेता लड़का डाल रहा था मुट्ठी भर भर नमक केचुओं पर, और हंसता गाता नाचता लड़का तड़प का मजा लेता लड़का, और केचुए को देख तड़पते हंसता गाता नाचता लड़का तड़प का मजा लेता लड़का। ठीक उसी समय रात दिन बंधुआ मजदूर की तरह काम करता फैक्ट्री से लौटता कर्मचारी देख उसे लगा सोचने। ठीक उसी समय रात दिन बंधुआ मजदूर की तरह काम करता फैक्ट्री से लौटता कर्मचारी देख उसे लगा सोचने, कहीं बरसात का मजा लेता लड़का साहब की औलाद तो नहीं, कहीं बरसात का मजा लेता लड़का साहब की औलाद तो नहीं। जुलाई का महीना है। इसी पर आधारित मेरी एक बहुत ही छोटी सी कविता, शीर्षक है वृक्षारोपण। जुलाई महीने में लगी स्पर्धा वृक्षारोपण करने की। जुलाई महीने में लगी स्पर्धा वृक्षारोपण करने की, कोई खास फर्क नहीं दोनों दलों में। ध्यान दीजिएगा, कोई खास फर्क नहीं दोनों दलों में। एक ने लगाए बबूल, दूसरे ने लगा दिए कैक्टस। कोई खास फर्क नहीं दोनों दलों में। एक ने लगाए बबूल, दूसरे ने लगा दिए कैक्टस। अब इसी बारिश के मौसम में हम देखते हैं कि जो मकड़ी होती है वो बड़ी ही तेज गति से अपना जाल बनाती है। एक दिन मैं और मकड़ी एक दूसरे को देख रहे थे, और फिर क्या हुआ आइए देखते हैं इस कविता में। शीर्षक है फर्क। दीवारों पर चलती मकड़ी देख रही थी मुझे और मैं उसे। दीवारों पर चलती मकड़ी देख रही थी मुझे और मैं उसे। हम दोनों में फर्क इतना ही था, हम दोनों में फर्क इतना ही था। वो आजादी से बून रही थी जाल अपने रहने के लिए। वो आजादी से बून रही थी जाल अपने रहने के लिए, और मैं सामाजिक बंधनों की जाल में फंसी। और मैं सामाजिक बंधनों की जाल में फंसी तलाश रही थी अपना अधिकार। और मैं सामाजिक बंधनों की जाल में फंसी तलाश रही थी अपना अधिकार। आजकल हमारे देश में बलात्कार जैसे घिनौनी घटनाएं काफी बढ़ती चली जा रही हैं। इसी संदर्भ में अपनी एक कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ, और इस कविता में मैंने संयुक्त राज्य अमेरिका की नारीवादी चिंतक गेर्दा लर्नर को याद किया है। कविता का शीर्षक है पालतू जानवर। हे नारीवादी चिंतक गेर्दा लर्नर, तुम्हारी याद आती है। हे नारीवादी चिंतक गेर्दा लर्नर, तुम्हारी याद आती है। सोचती हूं तो तुम्हारा यह कहना 100% सच लगता है। सोचती हूं तो तुम्हारा यह कहना 100% सच लगता है। मनुष्य ने जब जानवरों को बनाया होगा पालतू, मनुष्य ने जब जानवरों को बनाया होगा पालतू, तब से पुरुष को हुआ होगा एहसास गर्भधारण में अपनी भूमिका का। मनुष्य ने जब जानवरों को बनाया होगा पालतू, तब पुरुष को हुआ होगा एहसास गर्भधारण में अपनी भूमिका का। देखा होगा उसने जब
पशुओं में नर द्वारा जबरदस्ती संभोग करना। देखा होगा उसने जब पशुओं में नर द्वारा जबरदस्ती संभोग करना, तब से मुट्ठी भर हैवान पुरुष को आया होगा विचार स्त्री के बलात्कार का। ध्यान दीजिएगा कि मैंने मात्र मुट्ठी भर पुरुषों के लिए ये बात कही है कि तब से मुट्ठी भर हैवान पुरुष को आया होगा विचार स्त्री के बलात्कार का। आखिर स्त्री भी तो समाज के मुट्ठी भर हैवान पुरुष के लिए पालतू जानवर ही है। आखिर स्त्री भी तो समाज के मुट्ठी भर हैवान पुरुष के लिए पालतू जानवर ही है, पालतू जानवर ही है। अब हमारी ये लिखावट जो सीरीज चल रही है, जो 14वीं कड़ी है, मुंबई के लिए खास है, तो मैं मुंबई को और यहाँ की कामकाजी महिलाओं को कहाँ से छोड़ सकती हूँ। मेरी अंतिम कविता मुंबईया माँ मैं प्रस्तुत करने जा रही हूँ। शीर्षक है मुंबईया माँ। अपनी नन्ही सी गुड़िया के मुंह से स्तन खींच, अपनी नन्ही सी गुड़िया के मुंह से स्तन खींच, सुबह 9 बजे दफ्तर जाती है मुंबईया माँ। अपनी नन्ही सी बच्ची के मुंह से स्तन खींच, सुबह 9 बजे दफ्तर जाती है मुंबईया माँ। 9:20 की मुंबई लोकल, भीड़ भड़क्का धक्कम धुक्का। 9:20 की मुंबई लोकल, भीड़ भड़क्का धक्कम धुक्का। अपने पल्लू को संभाले नजरें झुकाए पहुंचती है दफ्तर मुंबईया माँ। अपने पल्लू को संभाले नजरें झुकाए पहुंचती है दफ्तर मुंबईया माँ। दफ्तर में सामने होता है फाइलों का बोझ, फाइलों में खो जाती है मुंबईया माँ। दफ्तर में सामने होता है फाइलों का बोझ, फाइलों में खो जाती है मुंबईया माँ। और भूल जाती है अपना घर परिवार, और भूल जाती है अपना घर परिवार। मुंबई की इस भगदड़ में मानसिक तौर से जवान माँ भी हो जाती है बुढ़िया। मुंबई की इस भगदड़ में मानसिक तौर से जवान माँ भी हो जाती है बुढ़िया। पर शाम जब स्तन से टपकने लगता है दूध, पर शाम जब स्तन से टपकने लगता है दूध, माँ को याद आती है भूख से रोती अपनी नन्ही सी गुड़िया। पर शाम जब स्तन से टपकने लगता है दूध, माँ को याद आती है भूख से रोती अपनी नन्ही सी गुड़िया, भूख से रोती अपनी नन्ही सी गुड़िया। बहुत बहुत धन्यवाद। मार्मिक कविता रही। शुक्रिया अनीता जी, बहुत ही सशक्त और मार्मिक अभिव्यक्ति आपकी। धन्यवाद। अब मैं आमंत्रित करता हूँ आदरणीय सुश्री भाग्यश्री वर्मा जी को। बाइलिंगुअल पोएट तो बहुत से होते हैं, अब ट्राइलिंगुअल है जहां तक मेरी जानकारी है। हिंदी, मराठी और इंग्लिश 3 भाषाओं में आप लिखती हैं। आप अनम्यूट करिएगा भाग्यश्री जी, खुद को अनम्यूट करिएगा प्लीज। जी सर। जी, तो आपकी मातृभाषा मराठी होना चाहिए मेरा ख्याल है। सर मेरी मातृभाषा राजस्थानी है। अच्छा हम मराठी में आप कविता लिखती हैं, क्या बात जी, मराठी में मैंने पढ़ाई की है, हिंदी अच्छा। अंग्रेजी में भी लिखती हूँ। जी बिल्कुल। मैं परिचय आपका दूं जरा। आपने मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी से पीएचडी किया है अंग्रेजी में, और मराठवाड़ा विश्वविद्यालय 2 हैं, एक तो औरंगाबाद में है बाबा साहेब अम्बेडकर मराठवाड़ा विश्वविद्यालय, और एक नांदेड़ में है जी, जो कि वहां से ज्यादा दूर नहीं है, और इसका नाम है स्वामी रामतीर्थ मराठवाड़ा विश्वविद्यालय। ये एक रोचक जानकारी है। और आपने पहले वहां पढ़ाया और उसके बाद मुंबई यूनिवर्सिटी में 2008 से हैं एसोसिएट प्रोफेसर के रूप में, और चित्रकार भी हैं आप, अनुवादक भी हैं, और समीक्षाएं भी करती हैं फिल्मों और नाटकों की, और बहुत सी पत्रिकाओं में आप प्रकाशित होती आ रही हैं लगातार। पीएचडी गाइड वगैरह का तो काम आप करती हैं एक फैकल्टी के तौर पर। और अनीता जी भी प्रोफेसर हैं मुंबई यूनिवर्सिटी के कॉलेज में, सोमैया कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड कॉमर्स।
बहुत लंबा जब बायोडेटा होता है कुछ चीजें मिस हो जाती हैं, बट आई डोंट वांट टू मिस द की पॉइंट्स बेसिकली। ओके, तो जहां तक भाग्यश्री जी की बात है, महिला आत्मकथा, महिला और स्वयं, अमृता प्रीतम, साहित्य के रूप में जीवन और मराठी दरबार में आपकी कविताएं छपी हैं। ये कुछ बात के थोड़ा सा समझने में दिक्कत आ रही है, आप बता दीजिएगा। और मुंबई विश्वविद्यालय की महिलाओं द्वारा मराठी लघु कथाओं के 2 खंडों में जो मराठी से अंग्रेजी में आपने कहानियों का अनुवाद किया है, और दीप्ति नवल जो कि एक अभिनेत्री रही हैं, फिल्म अभिनेत्री, उनके साथ भाषा संपादक के रूप में आपने काम किया, उनके जो भी प्रोडक्शन रहे होंगे, या फिर उनकी एक ऑनलाइन शोध पत्रिका न्यूज इंडिया, उसमें भी आपका साक्षात्कार प्रकाशित हुआ है। और वैकल्पिक सोच, लिंग सिद्धांत और रचनात्मक लेखन, या आपके एक्सपर्ट एरियाज हैं जिस पर आप सेमिनार वगैरह में व्याख्यान देती हैं। और कुछ लेखक आपके अध्ययन के केंद्र में रहे हैं, जैसे कमला दास, शांता गोखले, दीना मेहता, महाश्वेता देवी, तस्लीमा नसरीन, एमिली डिकिंसन, मीना कंदा स्वामी, जॉन डोने, मोहन राकेश, हरिवंश राय बच्चन, महेश दत्तानी जैसे लेखकों पर आपने रिसर्च पेपर पब्लिश किए हैं। और एक और चीज है, खाना पकाने के विज्ञान में आप प्रयोग करती रहती हैं, और साइकोलॉजी पर भी आपकी रिसर्च, यानी रिसर्च आर्टिकल पढ़ना ये आपकी हॉबी है जी। तो बहुत डाइवर्स आपका काम है। आप किस भाषा में सबसे ज्यादा कंफर्टेबल हैं कविता के लिए? सर मैं हिंदी में बिल्कुल। अरे हाँ, बिल्कुल, आप राजस्थानी है मूल रूप से। और कुछ कहना चाहें तो 2 मिनट आप अपना आत्मकथ्य रखें और उसके बाद कविता पाठ शुरू करें। जी जरूर जरूर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। लिखावट के मंच पर उपस्थित सभी विद्वानों के सामने कुछ पंक्तियां पढ़ने का मुझे मौका मिल रहा है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सभी के इस व्यक्तित्व को अभिवादन करते हुए मैं यहाँ पर शुरुआत करती हूँ। मैं शिक्षक की बेटी हूँ। मेरे पिता अंग्रेजी के शिक्षक थे और उनके गुजरने के बाद मेरी माताजी स्कूल में ज्वाइन हो गई और वो भी शिक्षिका बन गई। सावित्रीबाई फुले की तरह उन्होंने अपनी मारवाड़ी समाज से बिल्कुल संघर्ष करते हुए, बहुत कट्टर जमाना था वो, तो उसने काफी संघर्ष करते हुए अपना, राजस्थान में तो महिला शिक्षा बहुत ही जी, तो उसने अपनी शिक्षा भी उसने बाद में पूरी की। मतलब 16 साल की गृहिणी रहने के बाद जब मैं 10th में 10वीं में थी तब मेरे पापा जी गुजर गए थे और मम्मी ने तभी अपना एजुकेशन आगे बढ़ाया और उसने पहले 10वीं की परीक्षा दी, फिर 12वीं किया, फिर BA किया, फिर MA किया। क्या बात। और ये सब करते करते वो सिलाई मशीन पे सिलाई काम करके और स्कूल का काम करके हमको बड़ा कर रही थी। और उसके विषय थे मराठी, हिंदी और इतिहास, तो और चित्रकला भी वो सिखाती थी। तो यही सारे विषयों में मेरी रुचि जागती रही। और जैसे कि आपने कहा कि मैं ऐसे डाइवर्स दिखाई देती हूँ, लेकिन मैं ये कहूंगी कि अपने आप को मैं बहुत ही बिखरा हुआ मानती हूँ। तो ये भी एक जिंदगी है, कभी यहाँ कभी वहाँ, टुकड़ों में हम जी लेते हैं। थोड़ा सा हिंदी का प्रेम है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है, मुझे लोग कहते हैं आप अंग्रेजी पढ़ाती है तो आप हिंदी में ज्यादा क्यों लिखती है। तो मैं कहती हूँ कि अंग्रेजी तो मेरी रोजी रोटी की भाषा है, लेकिन हिंदी मेरी खून की भाषा है। बिल्कुल। जो विचार, जो भावनाएं मन में उठती है, जिस भाषा में वो उठती है उसी में वो लिखनी चाहिए। और फिर भाषाओं की रुचि की वजह से मैंने अनुवाद का कार्य शुरू किया। तो आपकी अनुमति से मैं अपनी कविताएं शुरू करें। जी जी, धन्यवाद सर। एक मुक्तक 4 पंक्तियों के शेर से मैं शुरुआत करती हूँ। आंखों में लाखों अरमान लेकर, आंखों में लाखों अरमान लेकर, अश्कों की खामोश जुबान लेकर, अश्कों की खामोश जुबान लेकर, तेरे दर पे खड़ी हूं ऐ जिंदगी, हथेली पर मैं अपनी जान लेकर। तेरे दर पे खड़ी हूं मैं ऐ जिंदगी, हथेली पर मैं अपनी जान लेकर। बहुत खूब, बहुत खूब।
और कुछ पंक्तियों से शुरुआत करती हूँ। खुद को देखती हूँ आईने में जब भी देखती हूँ, खुद को देखती हूँ आईने में जब भी देखती हूँ, पर कभी कभी आईने को भी देख लेती हूँ, पर कभी कभी आईने को भी देख लेती हूँ। सोचती हूँ इंसान की तरह ये भी लाचार है, सोचती हूँ इंसान की तरह ये भी लाचार है, सभी को उनके जैसा दिखता है। सोचती हूँ कि इंसान की तरह ये भी कितना लाचार है, सभी को उनके जैसा दिखता है, कभी दुकान पर कभी फैशन शो में बिकता है, सभी को उनके जैसा दिखता है, कभी दुकान पर कभी फैशन शो में बिकता है। वक्त का गुलाम है या हालात का शिकार है, आईना भी इंसान की तरह कितना लाचार है। वक्त का गुलाम है या हालात का शिकार है, आईना भी इंसान की तरह कितना लाचार है। आईना वफा की मिसाल है, आईना वफा की मिसाल है, पर किसे इससे प्यार है। आईने से कोई प्यार नहीं करता, सभी को अपनी अपनी सूरत से प्यार है। आईने से कोई प्यार नहीं करता, सभी को अपनी अपनी सूरत से प्यार है। जो आईने से प्यार करता है वो पागल करार दिया जाता है, उसे कवि माना जाता है। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। जो आईने से प्यार करता है वो पागल करार दिया जाता है, उसे कवि माना जाता है। और कवि के बारे में कुछ पंक्तियां पढ़ना चाहती हूँ। भोले शंकर सा होता है कवि का मन, भोले शंकर सा भोला होता है कवि का मन, कभी भी कहीं भी खो जाता है दामन। भोले शंकर सा भोला होता है कवि का मन, कहीं भी कभी भी खो जाता है दामन। नीलकंठ की तरह कवि कंठ में भी होता है सच्चाई का जहर, नीलकंठ की तरह कवि कंठ में भी होता है सच्चाई का जहर। होता है सांप गले में कवि का काल्पनिक डर, होता है सांप की तरह गले में कवि का काल्पनिक डर। महादेव की तरह कवि को भी होती है तीसरी अपूर्व आंख, महादेव की तरह कवि को भी होती है तीसरी अपूर्व आंख, जिसमें दृष्टि ज्योति है। फिर भी फर्क यही है दोनों के ख्याल में, क्रोध से ही खुलती है महादेव की तीसरी आंख, और कवि अपनी दो आंखें बंद करके केवल तीसरी आंख से देख लेता है सपने लाख, और कवि अपनी दो आंखें बंद करके केवल तीसरी आंख से देख लेता है सपने लाख। जो सच्चाई में रंग भर के कर देते हैं अभिव्यक्ति पाक, जो सच्चाई में रंग भर के कर देते हैं अभिव्यक्ति पाक। कवि के मन पर पंख होते हैं अनोखे, उड़ता रहता है हवा में वो जमी पर खाकर कई धोखे। कवि के मन पर पंख होते हैं अनोखे, उड़ता रहता है वो हवाओं में जमी पर खाकर कई धोखे। अपनी हर नादानी भी कवि को याद होती है, देखता है कवि जीवन भी कविता ही उसकी दाद होती है। अपना आप होता है कवि को सबसे प्यारा, ब्याह कर भी कलम से कवि रहता है कुंवारा। अपना आप होता है कवि को सबसे प्यारा, ब्याह कर भी कलम से कवि रहता है कुंवारा। कवि की एक होती है सदैव जीवित अमर आशा, सब कुछ है एक तमाशा अगर ना हो कवि के पास भाषा। सब कुछ है एक तमाशा अगर ना हो कवि के पास भाषा। कवि अपने प्यार का खुला इजहार होता है, कलम उसकी प्रियतमा, कागज उसका एतबार होता है। कवि अपने प्यार का खुला इजहार होता है, कलम उसकी प्रियतमा, कागज उसका एतबार होता है। कागज की दुनिया में जीता है कागज ही बनकर, कवि आजाद होता है कलम से शब्द छन कर। कवि के हाथ में होता है मौत का हाथ, और कवि देता है सदा जीवन का साथ। बहुत खूब। कवि के हाथ में होता है मौत का हाथ, पर कवि देता है सदा जीवन का साथ। कवि के गीत होते हैं हर व्याकुल मन की प्रीत, भाषा के मीत होते हैं और सपनों पर सच्चाई की जीत होते हैं। कवि के गीत होते हैं हर व्याकुल मन की प्रीत, भावों के मीत होते हैं और सपनों पर सच्चाई की जीत होते हैं। और मैं इसके बाद अपनी अगली कविता पेश करती हूँ, जो आज की मेरी अंतिम कविता है, और कुछ 30-35 पंक्तियों की कविता है। एक गहन विचार जो मेरे मन में आया और जिससे मैं बहुत दुखी हो गई, और अभी तक वो प्रश्न बनकर मेरे मन में मुझे कचोटता रहता है, उसी पर ये कविता है। और इसका मैंने शीर्षक तो नहीं दिया, पर जो पहली पंक्ति है उसी को मैं अपना शीर्षक मानती हूँ, आखिर लोग सच क्यों बोलते हैं।
आखिर लोग सच क्यों बोलते हैं। मन की गहरी खाई से, नयन में बड़ी कठिनाई से, ललाट की एक रेखा को बनाकर प्रश्न चिन्ह लाल, उभरता रहा मेरे मन में ये भयानक सवाल कि लोग सच क्यों बोलते हैं। उभरता रहा मेरे मन में ये सवाल कि लोग सच क्यों बोलते हैं, क्यों भेद अपने खुद ही खोलते हैं। झूठ बोलना कला है पर बड़ी आसान है, झूठ होठों की शान है, जिह्वा का अरमान है। झूठ में ताकत है पूरब को पश्चिम करने की और लोगों की आंखों में दया के अश्रु भरने की। झूठ में ताकत है पूरब को पश्चिम करने की और लोगों की आंखों में दया के अश्रु भरने की। सच तो सच है कि बोलने वाले को ही रुलाता है। सच तो सच है कि बोलने वाले को ही रुलाता है। झूठ ही आखिर रोते हुए को आस दिलाता है। गलती है जब आसानी से झूठ की काली दाल, हैरान किए जाता है मुझे फिर वही घातक सवाल कि लोग सच क्यों बोलते हैं, क्यों जानबूझकर अपने लिए मुसीबत मोलते हैं। सच है पुरातन प्राचीन बर्बर पंजर, सच है पुरातन प्राचीन बर्बर पंजर। झूठ है नया हरदम ताजा और तत्पर, झूठ है नया हरदम ताजा और तत्पर। सभ्यता के युग में झूठ है मेकअप और सच है कड़वा जहर। सभ्यता के युग में झूठ है मेकअप और सच है कड़वा जहर। मुस्कान झूठ है मुस्कानों भरा शहर और सच वीरान खंडहर, शमशान सा मंजर। नाखूनों की तरह बढ़ता हुआ सच हमारी पुरातन बर्बरता की निशानी है। नाखूनों की तरह बढ़ता हुआ सच हमारी पुरातन बर्बरता की निशानी है। झूठ की हर परत पर नई कहानी है। झूठ के राज में सच को पोशाक के साथ शेप देना भी जरूरी है। झूठ के बिना कड़वाहट सच की अधूरी है। पर पूरा सच बोलना क्या कोई मजबूरी है? पूरा सच बोलना क्या कोई मजबूरी है? सच है मेहनताना और झूठ रिश्वत, सच है वेतन और झूठ रिश्वत। टूटती नहीं है जब काटने पर भी झूठ की मजबूत डाल। खाए जाता है मुझे फिर वही राक्षसी सवाल कि लोग आखिर सच क्यों बोलते हैं, क्यों अपने आप से खेलते हैं। एक सच बोलोगे तो 100 सच बोलने पड़ेंगे। एक सच बोलोगे तो 100 सच बोलने पड़ेंगे। एक सच को साबित करने के लिए कितनी मुश्किलों को दरवाजे खोलने पड़ेंगे। सच एक ऐसा व्यसन है जो जान लेकर ही जाएगा। सच एक ऐसा व्यसन है जो जान लेकर ही जाएगा। वो अपराध है सच जो दंड देकर ही जाएगा। झूठ का कर नहीं सकता कोई जब बाका भी बाल। परेशान किए जाता है मुझे फिर वही प्राचीन सवाल कि लोग आखिर सच क्यों बोलते हैं। झूठ का किनारा छोड़कर सच की कश्ती लिए क्यों तूफान में डोलते हैं। सच है जीसस की व्यर्थ उदारता, नानक का गूंगा धर्म, गांधी के अनाथ बंदरों का आदर्श, बहिष्कृत श्रद्धा का अंधा हर्ष। इस बहरे समाज में सच है असहाय चीख और झूठ अजरामर बंधन। सच बोलने की ये बीमारी पागलपन से भी ज्यादा खतरनाक है। सच बोलने की ये बीमारी पागलपन से भी ज्यादा खतरनाक है। आज के दौर में सच बोलने वाला कहलाता है जुआरी और झूठ जो सबसे ज्यादा बोले वही सबसे पाक है। जाने बगैर वक्त की बदलती हुई चाल, उधेड़ कर संस्कारों की बुनी हुई शॉल। जब भी मैं सच बोलती हूँ खाए जाता है मेरे मन को फिर एक बार वही जानलेवा सवाल कि लोग आखिर सच क्यों बोलते हैं, क्यों अपनी जिंदगी में खुद ही जहर घोलते हैं, क्यों जिंदगी में अपनी जहर घोलते हैं, क्यों सुनते हैं महफिलों में आजादी की नज़में, गुलामी से भरी जिंदगी यूं ही टटोलते हैं कि लोग आखिर सच क्यों बोलते हैं, कि लोग आखिर सच क्यों बोलते हैं। क्या बात, धन्यवाद। बहुत खूब। भाग्यश्री जी, झूठ का बोलबाला है इस समय और सत्य की महत्ता को आपने एक तरह से रखा है सामने जी। बहुत शानदार कविताएं रही आपकी और अब हम प्रतीक्षा कर रहे हैं आदरणीय मार्कंडेय त्रिपाठी जी की। कुछ अलग तरह की छंदात्मक आप लिखते हैं, छंद में लिखते हैं और वो एक अलग अनुभव रहेगा। आमतौर पर आतुकांत कविताएं ही यहाँ पर लोग पढ़ते हैं। मार्कंडेय जी, आपका मैं परिचय दे दूं, आप सह संपादक रहे लंबे समय तक नवनीत पत्रिका में, भारतीय विद्या भवन की जो पत्रिका है, और
यहाँ चरनी रोड पर जो हेड ऑफिस है वहीं आप मेरा ख्याल है जाते रहे होंगे। आपने एमए किया है दर्शन शास्त्र में, जी जी, दर्शन शास्त्र में और हिंदी में आपने एमए किया है। और एक टीवी धारावाहिक 24 तीर्थंकर का लेखन आपने किया और अनेक पत्र पत्रिकाओं में 300 के करीब आपकी रचनाएं प्रकाशित हैं। हालांकि संग्रह आपने अभी तक नहीं किया। साहित्यिक पत्रिका आदि ज्ञान, इसमें संपादन सहयोग आपका रहा और महाराष्ट्र राज्य हिंदी अकादमी के आप सदस्य हैं। हिंदी समाचार पत्र हिंदुस्तान प्रहरी में आपने साहित्यिक सहयोग किया और अनेक पुरस्कार आपको मिले हैं और कवि सम्मेलनों का मुंबई में आप अभिन्न हिस्सा तो होते ही हैं। एक टीवी धारावाहिक 24 तीर्थंकर का आपने लेखन किया, तो ये जैन दर्शन में आपकी कोई विशेषज्ञता या कोई विशेष रुचि रही है मार्कंडेय जी? मैंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से दर्शन शास्त्र में एमए किया था। दर्शन तो पढ़ाई है जी जी। हाँ, तो उसमें यहाँ अनिल वाजपेयी करके एक मित्र हैं, उनको कोई ऐसा व्यक्ति चाहिए था जिनको संस्कृत का भी ज्ञान हो। तो संस्कृत बीए स्तर पर मेरा विषय था जी। तो उसका रहा और दर्शन का विद्यार्थी होने के नाते जैन धर्म का तो था ही थोड़ा बहुत तो लिखने में बड़ा सहयोग रहा। राइट राइट। तो आप अपना कविता पाठ शुरू करें, स्वागत है आपका। मंच को प्रणाम। समय बहुत कम दिया है आपने, 10 मिनट ही। नहीं आप पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है। मेरी पहली रचना है। 1 घंटे का हमारा टारगेट होता है, 1 घंटे में एक्सपर्ट्स कमेंट्स भी लास्ट में रहते हैं, तो उस हिसाब से आप पढ़िए, आप निश्चिंत होकर पढ़िए। पहली रचना है कलम फिर संभालो। बहुत हो चुकी कोमल शब्दों की बातें, बहुत हो चुकी कोमल शब्दों की बातें, छिपी अग्नि जो आज उसको निकालो। बहुत हो चुकी कोमल शब्दों की बातें, छिपी अग्नि जो आज उसको निकालो। छोड़ो आज श्रृंगार वीरत्व लाओ, छोड़ो आज श्रृंगार वीरत्व लाओ, हकीकत को समझो कलम फिर संभालो। उठो कुंतलों की मधुर छांव तजकर, उठो कुंतलों की मधुर छांव तजकर, चुनौती बड़ी है विवाह स्वप्न छोड़ो। उठो कुंतलों की मधुर छांव तजकर, चुनौती बड़ी है विवाह स्वप्न छोड़ो। लिखो बातें पुरुषार्थ की शक्ति भर दो, व्यवस्था भ्रमित है अमावस को तोड़ो। है दायित्व भारी, है दायित्व भारी, भरोसा है तुम पर, चलो अब छेड़ो क्रांतिकारी तराने। है दायित्व भारी, भरोसा है तुम पर, चलो अब छेड़ो क्रांतिकारी तराने। दो दृष्टांत आदर्श जीवन का सच में, दो दृष्टांत आदर्श जीवन का सच में, को झंकृत हृदय आगे आए दीवाने। रचो ऐसे साहित्य जिससे प्रगति हो, रचो ऐसे साहित्य जिससे प्रगति हो, घिसी पीटी बातें ही मत दोहराओ। न समझो इसे मनोरंजन का साधन, न समझो इसे मनोरंजन का साधन, रखो सोच विस्तृत और तंद्रा भगाओ। न समझो इसे मनोरंजन का साधन, रखो सोच विस्तृत और तंद्रा भगाओ। प्रकृति देशभक्ति और इंसानियत प्रति, प्रकृति देशभक्ति और इंसानियत प्रति, जगे भाव सूचिका का नूतन हो धारा। प्रकृति देशभक्ति और इंसानियत प्रति, जगे भाव सूचिका का नूतन हो धारा। प्रखर लेखनी पर्वतों को झुका दे, प्रखर लेखनी पर्वतों को झुका दे, रचो ऐसा इतिहास उड़ने पुकारा, रचो ऐसा इतिहास उड़ने पुकारा। दूसरी रचना है मेरी
सर एक मिनट, पन्ना उलट गया था सर। एक मिनट सर। संभालो। जो भी, हाँ, दूसरी रचना है मणिपुर की घटना। स्वागत है, स्वागत है। हाँ, बस बस इस पन्ने इधर उधर हो जाते हैं। हाँ, मणिपुर की घटना। व्यथित है हृदय, देश आहत हुआ है। व्यथित है हृदय, देश आहत हुआ है। हुआ जो व्यथित है हृदय, देश आहत हुआ है। हुआ जो मणिपुर में करते हैं निंदा, रुदन कर रही आज इंसानियत है। न जाने ऐसे लोग कैसे हैं जिंदा, रुदन कर रही आज इंसानियत है। न जाने ऐसे लोग कैसे हैं जिंदा। आरक्षण के मुद्दे को लेकर हुआ सब, आरक्षण के मुद्दे को लेकर हुआ सब। महीनों से बिगड़ा है सुचिता बाना। आरक्षण के मुद्दे को लेकर हुआ सब, महीनों से बिगड़ा है सुचिता बाना। दोनों संप्रदायों ने कसली कमर है, भले कोई करता हो कुछ भी बहाना। बहन बेटियां भी फंसी जाल में है, बहन बेटियां भी फंसी जाल में है। लड़ाई है अस्तित्व की आप जाने, है संघर्ष भीषण धधकती है ज्वाला। सूखे आज आंसू हकीकत को माने, है संघर्ष भीषण धधकती है ज्वाला। सूखे आज आंसू हकीकत को माने। चाहे जो भी कुछ हो घृणित कार्य है यह, चाहे जो भी कुछ हो घृणित कार्य है यह। सदा नारी शक्ति की करते हम पूजा, न जाने हुआ आज कल क्या मनुज को। बनी सोच पशुवत यही सर है गूंजा, न जाने हुआ आज कल क्या मनुज को। बनी सोच पशुवत यही स्वर है गूंजा। परस्पर आरोपों का है दौर जारी, परस्पर आरोपों का है दौर जारी। टीवी पर मणिपुर को लेकर बहस है, परस्पर आरोपों का है दौर जारी। टीवी पर मणिपुर को लेकर बहस है, मगर क्या समाधान है। मौन है सब, प्रथा बन गई जो निरर्थक निरस है। मगर क्या समाधान है, मौन है सब, प्रथा बन गई जो निरर्थक निरस है। सर, तीसरी रचना लिखावट। जी, लेकिन ये जो आपने सुना है ये बहुत ही मार्मिक और दिल को छू लेने वाला है। इस कविता खुदा करे कि आवाज पहुंचे
जिनके हाथ में शक्ति है उन तक। हाँ बहुत मार्मिक कविता रही आपकी। हाँ, आप तीसरी सुनाइए मार्कंडेय जी। हाँ, लिखावट जिस संस्था के, हाँ, कि हम लोग बैठे हैं काव्य पाठ करने, उस पर मैंने कुछ लिखा है। बहुत बढ़िया, स्वागत है आपका। रहा मूर्ति त्रय का समर्पण है अद्भुत। मूर्ति त्रय आप समझ गए होंगे। रहा मूर्ति त्रय वीर सहाय जी और मंगलेश डबराल जी और मिथिलेश जी तो यहाँ बैठे ही हैं। और मिथिलेश जी रहा मूर्ति त्रय का समर्पण है अद्भुत जी। लिखावट बनी आज जन की पिपासा। रहा मूर्ति त्रय का समर्पण है अद्भुत लिखावट बनी आज जन की पिपासा। जुड़े कवि सहर्षित बधा सुचि समा है। जुड़े कवि सहर्षित बधा सुचि समा है। आभासी पटल पर प्रफुल्लित है आशा। जुड़े कवि सहर्षित बधा सुचि समा है। आभासी पटल पर प्रफुल्लित है आशा। नए स्वर नए राग नव भाव से सच। नए स्वर नए राग नव भाव से सच। नई रोशनी आज हृदयों में छाई। नए स्वर नए राग नव भाव से सच। नई रोशनी आज हृदयों में छाई। नमन कर रहा सोच जिनमें जगी यह। नमन कर रहा सोच जिनमें जगी यह। हृदय दे रहा आज उनको बधाई। नहीं आ सके आज तक जन के सम्मुख। नहीं आ सके आज तक जन के सम्मुख। मिला है लिखावट से अवसर सुहाना। नहीं आ सके आज तक जन के सम्मुख। मिला है लिखावट से अवसर सुहाना। प्रचारित प्रसारित है रचनाएं उनकी। प्रचारित प्रसारित हैं रचनाएं उनकी। मिला मिलने जुलने का मधुमय बहाना। पड़ी डायरी में जो कवि भावनाएं। पड़ी डायरी में जो कवि भावनाएं। निकल अब पड़ी लोग उनको सराहें। पड़ी डायरी में जो कवि भावनाएं। निकल अब पड़ी लोग उनको सराहें। नए तेवरों से अलंकृत कवि मन। सजोए रहे लोक जीवन की आहें। नए तेवरों से अलंकृत कवि मन। सजोए रहे लोक जीवन की आहें। दशा और दिशा बोध से मन को छूती। दशा और दिशा बोध से मन को छूती। चली वक्त के साथ रचनाएं प्यारी। दशा और दिशा बोध से मन को छूती। चली वक्त के साथ रचनाएं प्यारी। लिखावट की आभा बढ़े यूं ही प्रतिदिन। लिखावट की आभा बढ़े यूं ही प्रतिदिन। यह कविता का उत्सव रहे यूं ही जारी। लिखावट की आभा बढ़े यूं ही प्रतिदिन। यह कविता का उत्सव रहे यूं ही जारी। बहुत बढ़िया एक और मार्कंडेय जी। जी एक और सुना दो सरकारी तंत्र। हाँ, सुना दीजिए छोटी सी। ठीक ठीक है, ठीक है। रचना का शीर्षक है सरकारी तंत्र। सरकारी ऑफिस मंदिर है। सरकारी ऑफिस मंदिर है जहां चढ़ावा लगता है। सरकारी ऑफिस मंदिर है जहां चढ़ावा लगता है। इष्ट तब सिर्फ दिखावा लगता है। इष्ट देव हर्षित होते तब शेष दिखावा रहता है। चपरासी से ऑफिसर तक। चपरासी से ऑफिसर तक हाथ पसारे बैठे हैं। चपरासी से ऑफिसर तक हाथ पसारे बैठे हैं। चेहरे पर मुस्कान लित कान सभी के ऐसे हैं। चाट रही है धूल फाइलें। चाट रही है धूल फाइलें। चलती इनकी मनमानी।
चाट रही है धूल फाइलें, चलती इनकी मनमानी। इस मंदिर का भाव अलग है, लेते सभी चाय पानी। इस मंदिर का भाव अलग है, लेते सभी चाय पानी। चाहे दिन भर चक्कर मारो, चाहे दिन भर चक्कर मारो, फर्क नहीं पड़ता कोई। हर टेबल पर घाघ भरे हैं, मानवता जिनकी सोई। तालमेल इनमें अद्भुत है, तालमेल इनमें अद्भुत है। इनका है संसार सुखी, तिकड़म समझ नहीं जो पाता, होता वह इंसान दुखी। नेताओं का वरद हस्त है, नेताओं का वरद हस्त है, होता भ्रष्टाचार यहाँ। क्या बिगाड़ सकता है कोई, ऐसी है सरकार कहाँ। क्या बिगाड़ सकता है कोई, ऐसी है सरकार कहाँ। लोकपाल आए आ जाए, लोकपाल आए आ जाए, इनको कुछ परवाह नहीं। लोकपाल आए आ जाए, इनको कुछ परवाह नहीं। निस दिन गंगा बहती रहती, मिल पाती है था कहीं। सिसक रहा है देश आज, हर साख पे उल्लू बैठा है। सिसक रहा है देश आज, हर साख पे उल्लू बैठा है। भ्रष्ट प्रशासन मिटी लाज है, हर उर को इसने फेंटा है। जो ईमानदार जन है इनमें, जो ईमानदार जन है इसमें, उनकी है सच में खैर नहीं। दांतों के बीच जीभ जैसी हालत है, लेते बैर नहीं। कुछ असर नहीं इन पर होता, कुछ असर नहीं इन पर होता। जनता की चीख पुकारों का, बेफिक्र ले रहे हैं रिश्वत। मौसम है मस्त बहारों का, बेफिक्र ले रहे हैं रिश्वत। मौसम है मस्त बहारों का। बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया मार्कंडेय जी, व्यवस्था के विद्रूप पर बहुत सशक्त अभिव्यक्ति आपकी रही। और देखें स्थितियां कब सुधरती हैं। खासतौर पर मणिपुर की कविता बहुत जरूरी थी। सीधे आपने एक आवाज उठाई है जो कि करोड़ों की आवाज है। अब देखिए कल फिर वहां हिंसा भड़क गई, कुछ दिन शांति रही। और लिखावट पे आपने जो कविता कही, अब देखिए कविता तो बड़ी शानदार थी, लेकिन हम ही होस्ट हैं उसके, तो पब्लिकली खुश होने में भी थोड़ा संकोच होता है। खुद की वाहवाही सुने। तो बहुत बहुत शुक्रिया। और अब मैं आमंत्रित करता हूं, आज का कार्यक्रम जैसा कि मिथिलेश जी ने बताया अनिल मिश्र जी के सानिध्य में हो रहा है। तो आदरणीय अनिल जी को मैं आमंत्रित करता हूं कि अपने उद्गार यहाँ व्यक्त करें आज की इस गोष्ठी पर। मेरी आवाज सुनाई पड़ रही है? जी सर, बिल्कुल आवाज आ रही है। जी जी जी, आवाज आ रही है। आप सभी महानुभावों को नमस्कार। आज मैंने सभी कवियों की कविताओं को बड़े ध्यान से सुना। कविताएं अपने समय के ऊपर एक टिप्पणी भी होती हैं और हर कवि उसे अपने तरीके से करता है। जो आज का परिदृश्य है वो हमें चिंतित करता है और कभी उसको लेकर के शांत नहीं रह सकता है। ये बात बिल्कुल सही है। कविताओं पर सीधे बात न करते हुए, टिप्पणी न करते हुए, मैं आज की कविता परिदृश्य पर कुछ बातें कहना चाहता हूं। आज का जो कविता का सिनेरियो है वो हमें कहीं न कहीं चिंतित करता है। कविता वास्तविक रूप में एक बहुत ही जनतांत्रिक विधा है। मतलब है कि वो सर्वसमावेशी है, वो दूसरों की बातों को भी और अपनी बात को दूसरों तक पहुंचाती है।
लेकिन कुछ इस तरह की स्थितियां पैदा हो रही हैं जो वो छोटे छोटे पैकेट्स में बनाना चाहते हैं। ये कोई साजिश है या और कोई है, बात का गहन अनुशीलन करने की जरूरत है। पिछले करीब 20-25 सालों से स्त्री विमर्श, दलित विमर्श के बाद अब देखा जाए तो ओबीसी विमर्श या और भी इस तरह के तमाम विमर्श शुरू हो गए हैं। और इन विमर्शों की जो सबसे बड़ी स्थापना है वो ये है कि एक प्रमुख वर्ग की जो संवेदना है, उनके दुख हैं, वो केवल उसी वर्ग के लोग ही कह सकते हैं, दूसरे वर्ग के लोग नहीं कह सकते हैं। कविता में एक जो प्रमुख तत्व एम्पैथी का था, उसे उस कविता से निकालने की कोशिश चल रही है। और दूसरी बात है कि ये जितने भी विमर्श हैं, ये केवल अपनी बात को स्थापित करना चाहते हैं और एक लोकतांत्रिक स्पेस जो देने की बात है, वो वहां एक तरह से निकाल दिया जाता है। तो इस पर मुझे लगता है कि जितने भी लेखक हैं, जितने भी कवि हैं, बहुत ध्यान पूर्वक सोचने की जरूरत है कि कविता का जो जनतांत्रिक स्पेस है, उसे कैसे बचाया जाए और कविता के का जो कैनवस है, उसे छोटा ना किया जाए। ये मैं समझ सकता हूँ कि जो बदलती हुई सामाजिक और राजनीतिक परिस्थितियां हैं, वो अपने क्षेत्रों से बाहर निकल करके दूसरे क्षेत्रों में भी इंक्रोचमेंट करने की कोशिश करती हैं। शायद वो भी एक स्थिति हो जो पॉलिटिकल सिचुएशन है, वो बाहर निकल करके चाहती हैं कि कला के जो दूसरे क्षेत्र हैं उसमें भी अपनी पैठ बनाए। लेकिन ये तो साहित्यकारों को सोचना होगा कि राजनीति, या जिसको केवल निरी राजनीति कह सकते हैं, वो कला में कितना ज्यादा बैठ सकती है। मैं ये नहीं कहता हूं कि कविता राजनीति से अलग होगी, समाज से अलग होगी। कविता का एक काम अपने समय पर टिप्पणी करना है, तो राजनीति पर बात किए हुए बिना कविता कभी भी अपने कर्तव्य को पूरा नहीं कर सकती है। इसी तरह से समाज पर भी निरंतर टिप्पणी कविता करती रहती है, क्योंकि कविता केवल किसी व्यक्ति की चेतना के कुछ छंद नहीं है। कविता अपने समाज, परिवेश और जो कुछ घटित हो रहा है उस पर अपनी तरह की टिप्पणी है। बहुत टिप्पणी किसी राजनेता की टिप्पणी नहीं होती है, या केवल समाज शास्त्री की टिप्पणी नहीं होती है। तो एक तो ये बात जो मुझे कविता को लेकर के कहनी थी वो ये है। दूसरी बात, मुझे लगता है कि मैं भी एक कवि हूं, और जब मैं कोई टिप्पणी कर रहा हूं तो मैं अपने ऊपर भी कर रहा हूं, और अपने ऊपर जो टिप्पणी कर रहा हूं वो हमारी आलोचना भी है। मैं ये कहना चाहता हूं कि कविता को पिष्ट पेशन से बचना चाहिए। एक जैसी कविता क्यों लिखी जा रही है? आप देखें, एक कविता को पढ़ लें तो दूसरी कविता को शायद पढ़ने और सुनने की जरूरत नहीं है, या तीसरी कविता को पढ़ने और सुनने की जरूरत नहीं है। उसके पीछे क्या कारण है? उसके पीछे एक बड़ा कारण है कि कविता विवरणात्मक हो रही है। कविता को विवरणों से बचना चाहिए। कविता अपनी बात को संकेतों के माध्यम से ज्यादा कहती है, और कविता की ताकत यही है कि वो अपनी व्यंजना में लोगों के सामने आती है, उसका संप्रेषण होता है। मैं ये समझता हूं कि बिना संघन जिसको कह सकते हैं कि इंटेंस फीलिंग,
एक बिना इंटेंस फीलिंग की कोई कविता नहीं हो सकती है। इसीलिए अखबारी जो कविताएं हैं वो हमें कम प्रभावित करती हैं। तो एक बड़ी बात मैं करना चाहता हूँ कि अपने लिए भी है, जितने सारे कवि आज लिख रहे हैं जो उसमें शामिल हैं, इन सभी के लिए है कि हमारी फीलिंग जब तक इंटेंस नहीं हो तब तक वो कविता लोगों के दिल में उतर नहीं पाएगी। बात छंद की नहीं है, बात गद्य कविताओं की नहीं है, या फिर छंद मुक्त कविताओं की नहीं है, मुक्त छंद कविताओं की नहीं है। बात कुल मिलाकर के है कि उसे हम अपने हृदय में कितनी इंटेंसिटी के साथ फील करते हैं, तब उसे बाहर आने देते हैं। आज की जो कवि थे उन सभी ने अपने समय के ऊपर खास तौर पे बहुत अच्छी बातें कही। चाहे जी की कविता खींची हुई पर नमक हो, लेकिन उसमें वो कहती हैं कि कहीं वो साहब की औलाद तो नहीं है। ये हमें उसे केवल साहब की औलाद के रूप में आइडेंटिफाई नहीं करना चाहिए, और मकड़ी और मैं से अपनी आइडेंटिटी को देखने वाली भी कविता काफी अच्छी थी। भाग्यश्री जी की कविताओं में भी अपने समय की जो संवेदना है वो पूरी तरह से निकलती है। और खास तौर पे उनका ये कथन मुझे बहुत अच्छा लगा कि अंग्रेजी की प्राध्यापक होने के बावजूद भी उन्होंने कहा कि हिंदी मेरी खून की भाषा है। दरअसल हम भाषा के माध्यम से ही व्यक्त होते हैं, और मैं ये भी बताऊं कि भाषा ही संवेदना की ताकत है। तो अगर हम उस ताकत को ही अपनी संवेदना से निकाल देंगे तो निश्चित रूप से हम अपनी संवेदना को संप्रेषित नहीं कर सकते हैं। मैं जिन कवियों ने अपनी कविताओं का पाठ किया उन सभी को बधाई देता हूँ। लिखावट संस्था को भी बधाई देता हूँ कि इतने अच्छे कार्यक्रम रहा, और विशेष रूप से हृदय मयंक जी का, मिथिलेश जी का, प्रशांत जैन जी का, आप लोग जिस प्रथा के साथ वो आगे बढ़ा रहे हैं कि कविता से बेहतर कुछ नहीं। सचमुच में ये बात सही है कि कविता से बेहतर कुछ भी नहीं है, और जो सबसे बेहतर है उसे आगे लाने की कोशिश करना मुझे लगता है कि आज के समय जरूरत है। मैं इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी लोगों को धन्यवाद देता हूँ। बहुत बहुत आभार अनिल जी। बहुत ही सारगर्भित उद्बोधन आपका रहा। न सिर्फ कविता के कथ्य और शिल्प पर आपने बात की, आपने कविता की जरूरत को भी रेखांकित किया कि किस तरह से कविता मनुष्य की चेतना के उत्थान में एक शानदार भूमिका निभाती है, एक जरूरी भूमिका निभाती है। अब मैं आमंत्रित करता हूँ मुंबई के वरिष्ठ कवि आदरणीय श्री हृदय मयंक जी को, दो शब्द कहें। जी, बहुत बहुत धन्यवाद प्रशांत जी। मिश्र जी का आभार अच्छे वक्तव्य के लिए भी। कविता दरअसल में लिखावट का जो केंद्रीय बिंदु है, अच्छी कविता से अच्छा कुछ नहीं। और अच्छी कविताओं के लिए मिश्र जी ने जो एक छोटा सा वक्तव्य दिया, बहुत खूबसूरत वक्तव्य दिया। मेरा अपना ऐसा मानना है कि हर कवि की अपनी एक भाषा है, उसकी शैली है। जैसे उसका अंचल होता है, उसके बहुत आंचलिक शब्द हैं। वहाँ के नदी, पहाड़, पेड़ पौधे, जलवायु सब उसकी अपनी होती हैं, और उससे ही उसमें एक संवेदना उपजती है। आज भी जो कविताएं पढ़ी गई, करीब 12-13 कविताएं पढ़ी गई, सब कवियों का अपने अपने अंचलों से, अपने परिवेश से लेके पकड़ती है। कविता के बारे में कहा जाता है कि कविता कागज पर तो जन्मती नहीं है, कागज पर जब ये आ जाती है तो बहुत सार्वजनिक हो जाती है। कवि के हाथ से फिसल कर समाज की हो जाती है, और समाज का ही प्रतिबिंब कवि है और कविता है। असल में
कवि जो है जो समाज में चल रहा होता है। पहले दौर में ढेर सारे आंदोलन होते थे, आज़ादी के दौर में भी आप देखें कि गद्य में भले या अखबारों में भले राष्ट्रीय मुक्ति आंदोलन के विचार पनपे, लेकिन नेतृत्व तो कवियों ने किया। कवि के हृदय में जब पहली बार वो धड़कती है तो सही स्थान पर और सही चीज़ों के साथ होती है। लेकिन हम जिस परिवेश और वातावरण में होते हैं, हमारे पास जो प्रतिभा है, जो शिल्प है, जो तरीका है, हमारा जो अध्ययन अध्यापन है, जितना हम पढ़े लिखे होते हैं उसका विस्तार भी उतना ही देते हैं। लेकिन कविता के लिए इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि खूब हम पढ़ें, खूब सुनें। और लिखावट जो कार्य कर रहा है यही कर रहा है कि हम विभिन्न अंचलों के, विभिन्न शहरों के, विभिन्न तरह के कवियों को सुने। इस मंच पर 40 एक कवियों को हमने मुंबई की कविता के संदर्भ में सुना और हर कवि अपने अपने अलग रंग में दिखा मुझे। ये सच है कि समकालीन कविता परिदृश्य में आजकल दोहराव बहुत है। एक कविता चर्चित होती है किसी नामचीन कवि की, तमाम तर लोग उसी मुहावरे पर, उसी भाषा में, उसी तरीके से, उसी लहजे में बहुत सारा लिख मारते हैं। तो उनका लिखने का चूंकि अभ्यास है तो लिख लेते हैं, अब कंटेंट भी और भाषा भी उनकी हो जाती है। लेकिन उस दोहराव से मिश्र जी ने जैसा कहा कि हमें बचना चाहिए, पेशेंट से बचना चाहिए, वो बहुत आवश्यक है। समकालीन कविता में जो एक दुर्गुण आया है वो इसी तरह का है कि अगर हम 10 कवियों की कविताओं को पढ़ें तो हमें उसको अलग करने में बड़ी कठिनाई होगी। मुझे नहीं लगेगा कि ये कविता किसकी है, क्योंकि हम अक्सर अपने समकाल से, अपने समय से इतना प्रभावित हो जाते हैं कि कहीं ना कहीं वो हमको छूती ज़रूर है। लेकिन इसीलिए ये ज़रूरी है इस तरह का जो कलेक्टिव काम है। कविता पाठ का काम पहले मंचों से होता था, तरह तरह के कवियों को हम सुनते थे, उसका प्रभाव जो श्रोताओं में बैठे हुए कवि थे उन पर पड़ता था। और समकालीन कविता के समय में आज का समय भी कुछ विपरीत तरह का है, जहाँ राजनीति जो है हर स्तर पर हावी है। और बिना, मिश्र जी ने कहा कि बिना राजनीति की चर्चा किए, उसका विश्लेषण किए, आज की कविता पर बात भी नहीं की जा सकती। क्योंकि कविता तो असल में सच में राजनीति का एक हिस्सा है। हमारे जीवन में जो वर्गीय हमको संस्कार हैं, हमारे अंदर अच्छा बुरा जो दोनों है, दोनों में से ही तो हम चुनते हैं ना कि हमें कहाँ जाना है। अब कविता चूँकि हमें प्रभावित करने वाली विधा है, हमारे हृदय मन तन को स्पर्श करने वाली विधा है, तो जाहिर है कि हम उसमें पूरी संवेदना के साथ और पूरे अच्छी शब्दावली के साथ हम उतरते हैं, तब तो कोई अच्छी बात बन पाती है। और अच्छी बात कभी कभार ही बन जाती है। बहुत मुश्किल है कि आप अगर 100 कविताएं लिखे हैं तो सारी की सारी अच्छी हो जाए, ऐसा संभव नहीं है। कुछ एक कविताएं अच्छी होती हैं। तो आज की जो कवियों ने कविताओं का पाठ किया उसमें वृक्षारोपण से लेके, बलात्कार से लेके, पालतू जानवर से, जो सामाजिक द्वंद्व है, समाज की जो विकृतियां हैं, कभी उसको एक अलग नज़र से देखता है और उसे रूपायित करने की कोशिश करता है, शब्द देने की कोशिश करता है। ये उसकी क्षमता पर, उसकी सोच पर, उसकी वैचारिक पृष्ठभूमि पर, समाज में कहाँ इंटरेक्ट करता है, सामाजिक संस्कार कहाँ से वो लेता है। अगर घर में बैठा हुआ कूप मंडूक है तो जाहिर है कि जैसा देखता है वैसे ही रखेगा। लेकिन अगर सामाजिक जीवन में वो लड़ाई में भी उतरता है तो कहीं न कहीं से उसे वो चीज़ें मिलती हैं जिसे वो एक नई धार और दिशा दे के प्रस्तुत करता है। अंग्रेजी की प्राध्यापिका कविताएं पढ़ रही थी, मुझे आश्चर्य भी हो रहा था कि देखिए, अगर हम इस तरह के मंच न हो तो दूसरी भाषाओं में जो अच्छा लिख रहे हैं उन्हें हम शायद सुन पढ़ नहीं सकते। तो ये मंच और कलेक्टिव काम इसलिए भी ज़रूरी है कि अन्य भाषाओं में भी बहुत कुछ लिखा जा रहा है। मिश्र जी, आप तो बहुत विद्वान हैं, बहुत पढ़े लिखे आदमी हैं। भारतीय भाषाओं का जो लेखन हो रहा है वो हिंदी से कहीं भी कमतर नहीं है। लेकिन हम अपना हिंदी का बाना ओढ़े हुए, इसका श्रेष्ठता बोध लिए हुए हम बाहर देखने की कोशिश नहीं करते। लेकिन वो तभी देख सकते हैं जब आप किसी कलेक्टिव मंच का हिस्सा बनेंगे। वो तभी संभव है जब आप जीवन में लिखावट जैसे लोग सामने उतर के आए और दूसरी भाषाओं के कवियों को दूसरे क्षेत्रों में, जैसे इन मुंबई के भी 40 कवियों में से 20 एक लोग हमें नए मिले। एक तरह से उपलब्धि है लिखावट की और मुंबई कविता की, क्योंकि ले दे के यहाँ हम चूँकि 50 साल से कविता में यहाँ काम कर रहे हैं, मैं देखता हूँ कि चंद नाम ही हैं। जैसे विश्वनाथ जी हैं, इनके यहाँ नवनीत में, मैंने मार्कंडी जी को कभी नहीं सुना था, जबकि नवनीत से जुड़े हैं, विश्वनाथ जी को तमाम तरह मंचों पे सुनते रहे हैं। तो इसी तरह से ये अवसर है कि अगर हम
अनिता जी को मैं बचपन से जानता हूँ, प्रोफेसर अनंत राम त्रिपाठी की बेटी है, वर्धा का जो राष्ट्रभाषा मंच है उससे जुड़ी है, उस पत्रिका के लिए भी लिखती है। पूरी दुनिया जानती है कि राष्ट्रभाषा का योगदान भारतीय भाषाओं में भी और पूरे देश भर के जो हिंदी केंद्र हैं उनके लिए उनका बड़ा योगदान है। तो इन्हें प्रस्तुत करना, इनको सुनना, यही उपलब्धियां हैं हमारी। तो मैं बहुत आभारी हूँ अपने तीनों, मार्कंडे जी का भी, भाग्यश्री जी का भी और अनिता त्रिपाठी का भी। मिश्र जी को मुझे सुनना बहुत अच्छा लगता है। मैं, अगर आपने जैसा तय किया है कि एक दिन इनका एकल पाठ रखें और इनकी समग्र कविताएं भी सुने, उस पर बातचीत भी करें। जलद जी जुड़े हैं, कौशल जी, क्योंकि आपके पास बहुत सारे ऐसे सुचिंतित वक्ता भी हैं जो समीक्षक हैं, आलोचना से जुड़े हैं, कविता के तमाम जो अंदर के मर्म हैं उससे जुड़े लोग हैं, तो उन्हें भी हम सुनेंगे। तो हमारी कविताएं, कविता में हम कहाँ जा रहे हैं, तो उसका भी एक विश्लेषण होगा, तो कवियों को भी अच्छा लगेगा। मैं बहुत बहुत आप सबको धन्यवाद देता हूँ और अपनी बात खत्म करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आभार विदेश मयंक जी। एक तरह से लोगों को जोड़ने का काम, प्रेरित करने का काम मुंबई में आप पिछले 50 साल से कर रहे हैं। ये एक बड़ा योगदान आपका यहाँ के साहित्यिक परिदृश्य में रहा है। अब मैं मिथिलेश जी को बुलाता हूँ आखिरी में कुछ कहें और समापन करें। और मैं मेरी तरफ से एक बार फिर सारे कवियों का आभार ज्ञापन करता हूँ। मयंक जी और अनिल मिश्र जी का आभार ज्ञापन करता हूँ। और एक झलक मुझे एक सीनियर कवि मुंबई के हमारे हरजिंदर सिंह सेठी जी की भी मिली थी। कुछ देर बाद शायद उनको बाहर जाना पड़ा, वो आए थे प्रोग्राम में, उनका भी धन्यवाद। मिथिलेश जी। धन्यवाद प्रशांत जी। आज एक अच्छी बात ये हुई कि अनिल मिश्र और हृदयेश मयंक जी ने समकालीन कविता पर एक बहस की शुरुआत हो गई है इन दोनों के वक्तव्य के माध्यम से, और इस बहस को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। पृष्ठपेषण या एक जैसी कविता या एक जैसा फॉर्म, एक जैसा शिल्प, तो हम लोग शिल्प, शैली, फॉर्म, इन सारी चीजों पर इन लोगों की बातों को ध्यान में रखते हुए इस बहस को हम आगे ले जाने की कोशिश करेंगे। और ये बहुत अच्छी बात है कि हम तमाम कवियों से रूबरू हुए, उनकी कविताएं सुनी, जिनमें से कई लोगों को हम नहीं जानते थे, उनकी कविताएं नहीं सुनी थी। तो कविता मुंबई के माध्यम से हमने उनको भी सुना, और यह बहुत बड़ी उपलब्धि हम सबके लिए है, निजी स्तर पर भी और सामूहिक स्तर पर भी। क्योंकि मेरा मानना तो हमेशा ये रहा है कि कविता दरअसल एलिटिज्म में नहीं है। कविता वहां है जो अब तक बाहर नहीं आई है। मेरा यह भी मानना है कि युवा अवस्था में बहुत से लोग डायरियां लिखते हैं, फिर धीरे धीरे वो डायरी लिखना बंद हो जाता है। उन डायरियों में भी मूल्यवान कविताएं होंगी। अगर कोई शोध करे और आम लोगों की डायरियों को इकट्ठा करे और उसमें कविताएं खोजें, तो अद्भुत कविताएं मिलेंगी। तो ये सब तमाम बातें हैं, और इस काम को लिखावट करता रहा है वर्षों से। मैं अनिल मिश्र जी का, हृदयेश मयंक जी का, जवाहरलाल जलद जी का धन्यवाद करता हूँ। और आज के तीनों कवियों का, अनीता ठक्कर, मार्कंडे त्रिपाठी और भाग्यश्री वर्मा जी का भी धन्यवाद करता हूँ। आप लोग लिखावट से जुड़े रहें, और मैं लिखावट की टीम
के सभी सदस्यों का भी धन्यवाद करता हूँ। सबके कलेक्टिव प्रयास से प्रोग्राम संभव होता है। और एक सूचना भी, यह लिखावट के YouTube पर यह प्रोग्राम, यह रिकॉर्डिंग पोस्ट की जाएगी, जहां आप लोग देख सकते हैं और तमाम लोगों को उस पोस्ट को आप फॉरवर्ड करें, जिनको आप जानते हैं, सगे संबंधी परिवार सब जगह भेजें। थोड़ा बहुत तो हर लोग देखने की कोशिश करेगा ही, और धीरे धीरे जब थोड़ा थोड़ा सुनेंगे लोग तो हो सकता है कविता के आदी हो जाएं, और कविता के आदी होंगे तो खुद ही कविताएं ढूंढते हुए आपकी कविता तक पहुंचेंगे। मैं इन्हीं शब्दों के साथ आज के इस कार्यक्रम को समाप्त करता हूं। आप लोगों को नमस्कार करता हूं, और फिर हम लोग नमस्कार। एक नमस्कार। नमस्कार अनिल जी।